हेलो स्टूडेंट, स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम कक्षा 10 का अध्याय 2 अम्ल, क्षार एवं लवण पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। कल जो हमारी पिछली कक्षा थी, उस कक्षा में मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया। सभी बच्चे तैयार हो जाएं पहले पढ़ने के लिए, और अब आप बोर्ड की तरफ थोड़ा अपना ध्यान रखें। अपने अपने मोबाइल फोन को स्टार्ट कर लें और देखें। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो परीक्षण है, मैंने आपको दो तरह से बताया था। पहला परीक्षण तो बहुत ही साधारण परीक्षण है, जिसे आप अपने हर कोई बच्चा अपने घर पे कर सकता है। जैसे कल हम बात कर रहे थे आपसे, कोई भी अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो मैं आपको बता रहा था कि यहां लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। प्रिय विद्यार्थियों, हम बार बार कह रहे हैं कि लवण बनेगा, जल बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन होगा, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि निष्कासित गैस या उत्सर्जित गैस कार्बन डाइऑक्साइड है? इसके लिए हमने परीक्षण किया था। कल मैंने आपको बताया कि जिस पात्र में रिएक्शन हो रही होती है या अभिक्रिया संपन्न हो रही होती है, उस के पात्र के समीप जलती हुई तीली जब आप लेकर जाओगे, उसके ऊपर यदि आप जलती हुई तीली लेकर जाते हो तो तीली जो है, जलती हुई जो तीली होती है वो बुझ जाएगी। ये इसका पहला परीक्षण मैंने आपको बताया। दूसरा परीक्षण जो था वो भी मैंने आपको बताया। दूसरा परीक्षण के बारे में भी मैंने कहा था आपसे कि इसका जो दूसरा परीक्षण होता है वो क्या होता है। देखें, मैं आपको कल बता रहा था कि यदि निकलने वाली या उत्सर्जित जो गैस है वो CO2 है, तो उस गैस को आप चूने के पानी CaOH का होल ट्वाइस, ये चूने का पानी होता है, इस पर प्रवाहित कर दें। यदि निकलने वाली गैस या उत्सर्जित गैस को चूने के पानी से प्रवाहित किया जाता है तो यह क्या बनाएगी बताइएगा आप। कल बताया था मैंने, क्या निर्माण होगा यहां? कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में जल बनेगा। आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बनने वाले कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही चूने के पानी का जो रंग है वो कैसा हो जाता है? दूधिया। कैसा हो जाएगा? दूधिया। यहां जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है, ये कैल्शियम कार्बोनेट ही दूधिया रंग का कारण होता है। एक बात। दूसरी बात मैंने इसी में आपको आगे और बताया था, कुछ अगर आपको याद है तो कमेंट्स देके आप लोग बता सकते हैं कि आपको क्या बताया। देखें आप, मैंने कहा कि यहां कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण होता है, लेकिन यदि हम इस विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह करते हैं तो क्या होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना, और ये जो आपका जो क्या बोलते हैं, ये विलयन जो होगा चूने के पानी का, जो कार्बन डाइऑक्साइड को आप प्रवाहित कर रहे हो उसमें, ये घुलनशील कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है।
जिसके कारण आपके इस विलयन का जो दूधिया कलर है वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा, और जैसे ही ये यौगिक बनेगा आपका घुलनशील कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उस समय आपका दूधिया कलर गायब हो जाएगा। यहां तक कल मैंने आपको बता दिया था, यहां तक हम आ गए थे। किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम इसमें है तो यहां वो पूछ सकता है। इसके बाद देखो आप, सबसे पहले हमने पढ़ा अम्ल एवं क्षारों के जो रासायनिक गुणधर्म है, उनमें पहली जो अभिक्रिया थी वो थी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, जिसमें हमने हाइड्रोजन गैस का निर्माण किया लवण के साथ। सेकंड जो गुणधर्म था वो था क्षारों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। तीसरा जो पॉइंट था, तीसरी जो रासायनिक गुणधर्म था वो था अम्लों की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। चौथी जो रासायनिक अभिक्रिया थी या रासायनिक जो गुणधर्म थे वो थे अम्लों की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। यहां मैंने आपको दोनों में ही ये क्लियर करवा दिया था कि दोनों में ही ऑक्सीजन गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस का निष्कासन होता है, और उसका परीक्षण भी हमने कर लिया था। अब आप ध्यान दें, मुझे आप थोड़ा याद दिलाएं, क्या मैंने आपको ये बताया, नोट डलवा कर लिखवाया होगा आपको, कि जो क्षार होते हैं ना, क्षार बेस, ये धातु कार्बोनेट के साथ और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये मैंने आपको नोट डलवा के लिखवा दिया, शायद मुझे याद है मैं ये आपको लिखवा चुका हूं। तो हमने धातु की, अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ ली, क्षारों की धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ ली। उसके बाद जो दोनों रिएक्शंस थी वो अम्लों की धातु कार्बोनेट के साथ और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हो गई। क्षार की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ और धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी वो है 5वें नंबर पर। क्या है? 5वें नंबर पर रिएक्शन है आपकी, और 5वें नंबर की जो रिएक्शन है वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया। चाहे आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, अम्ल एवं क्षारों की अभिक्रिया। अम्ल एवं क्षार की रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, अम्ल एवं क्षार की रासायनिक अभिक्रिया। प्रिय विद्यार्थियों, अपनी नोटबुक को थोड़ा साइड में रख दें, पहले आप इस रासायनिक गुणधर्म को बहुत अच्छे से समझ लें। ये रासायनिक गुणधर्म अपने आप में बहुत महत्व रखता है, एग्जाम की दृष्टि से तो है ही, और साथ में इस अध्याय के जो आगे के और पॉइंट हैं और टॉपिक हैं उन्हें समझने के लिए ये उसके लिए एक बेस साबित होगा, एक आधार साबित होगा। देखें आप, कोई भी अम्ल जब क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, प्रिय स्टूडेंट्स अच्छे से अब आप ध्यान दें। देखो बच्चों, जब कोई अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्षार जो अम्ल होता है वो तो क्षार के गुणों को नष्ट करने का प्रयास करेगा और क्षार अम्लों के गुणों को नष्ट करेंगे। इट मींस दोनों अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं, और यहां बनेगा लवण, साथ में बनेगा जल। क्या बनेगा? लवण और जल।
जो मैं आपको कह रहा हूं उसे आप पुनः ध्यान दें। अम्ल एवं क्षारों की या क्षार की रासायनिक अभिक्रिया, जब अम्ल और क्षार दोनों ही एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं, जब अम्ल और क्षार दोनों ही एक दूसरे का सामना करते हैं, एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं, दोनों की अभिक्रिया में दोनों एक दूसरे के जितनी उसकी सामर्थ्य होती है, अम्ल की सामर्थ्य के अनुसार अम्ल और क्षार की सामर्थ्य के अनुसार क्षार, दोनों एक दूसरे के जो गुण होते हैं उन दोनों अपने अपने अलग अलग प्रयास करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं। एक दूसरे के गुणों को क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे और लवण एवं जल बनाते हैं। यहाँ बनने वाला जो लवण होता है वह उदासीन होता है, इट मीन्स उसमें अम्लीयता और क्षारीयता का कोई गुण नहीं होता, इसलिए यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। आपसे उदासीनीकरण अभिक्रिया के रूप में से पूछा जा सकता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जब अम्ल एवं क्षार एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो दोनों अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं या एक दूसरे के गुणों को खत्म कर देते हैं और लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। क्योंकि अभिक्रिया में बनने वाला लवण एवं जल जो हैं उदासीन प्रकृति में होते हैं, उदासीन का मतलब है वे अम्लीय एवं क्षारीय गुण प्रदर्शित नहीं करते, इसलिए अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। बोलो, आगे होगा समझ में? हाँ, सभी बच्चे बताएं क्या होगा, क्या समझ में आ रहा है? इसके लिए आप उदाहरण देख लीजिएगा। जैसे HCl है अम्ल के रूप में और क्षार के रूप में आपने लिया NaOH, क्षार के रूप में क्या लिया आपने? NaOH। तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, दोनों ही प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है, दोनों की प्रकृति सेम है, दोनों प्रबल है। क्या बनाएगा? यहाँ लवण बनेगा NaCl और साथ में जल बन जाएगा। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। जब अम्ल एवं क्षार दोनों एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं, तो अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब आप समझ लिया होगा। देखें आप, अम्ल एवं क्षार की रासायनिक अभिक्रिया, इसको आप कोष्टक में उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी लिख सकते हैं। यहां नीचे कोष्टक बना लेना ऐसे और लिख लेना उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये आप हेडिंग डालें और उसके नीचे यहां से लिखना स्टार्ट करें। अपने पेन कॉपी खोलना है सभी बच्चे, अपनी अपनी पेन कॉपी खोलें। अपनी अपनी पेन कॉपी खोलना है सभी बच्चे और अब लिखना स्टार्ट करें। लिखना स्टार्ट करें सभी। जब अम्ल एवं क्षार की परस्पर क्रिया करवाई जाती है, जब अम्ल एवं क्षार की परस्पर क्रिया करवाई जाती है, जब अम्ल एवं क्षार की परस्पर क्रिया करवाई जाती है तो लवण एवं जल का निर्माण होता है। जब अम्ल एवं क्षार की परस्पर क्रिया करवाई जाती है, परस्पर क्रिया करवाई जाती है तो अम्ल एवं क्षार का निर्माण होता है। जब अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया करवाई जाती है
परस्पर क्रिया करवाई जाती है तो लवण एवं जल का निर्माण होता है। लवण एवं जल का निर्माण होता है। लवण एवं जल का निर्माण होता है। ऐसे लिखेंगे आप, अम्ल धन क्षार, तीर का चिन्ह, लवण धन जल, HCl, HCl धन NaOH, NaCl धन H2O। समीकरण उतार लीजिएगा आप यहां तक आप पहले से उतार लें, फिर आपसे दोबारा बात करेंगे हम। पहले यहां तक उतारो आप। अम्ल क्षार लवण जल, उसी तरह से आप इसे उतारें। अम्ल एवं क्षार की रिएक्शन है ये, यहां तक उतार लीजिएगा सभी। उतार लिया होगा शायद आपने। अम्ल की क्षार के साथ अपक्रिया लवण जल, अम्ल के रूप में HCl, क्षार के रूप में NaOH, लवण बन गया NaCl और जल H2O। सभी बच्चों ने उतार लिया यहां तक। अब आप नीचे लिखें। अब इधर ध्यान दो, पहले हम क्या लिख रहे हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। ये अभिक्रिया है जिसको अभी आपने संपन्न किया। इस अभिक्रिया में किस किस ने पार्टिसिपेट किया है? अम्ल HCl ने, क्षार NaOH ने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार। दोनों के बीच जब अभिक्रिया होती है तो दोनों ही कौन कौन, अम्ल और क्षार, दोनों ही अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक दूसरे के गुणों को नष्ट करने का प्रयास करेंगे। दोनों ही एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं? नष्ट। ये अम्ल तो क्षार के गुणों को नष्ट करेगा और क्षार अम्लों के गुणों को नष्ट करता है, और क्या बनाएगा? लवण और जल। लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया में चूंकि लवण और जल बना है, ये उदासीन प्रकृति के होते हैं। यही कारण है कि यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। बनने हुए पदार्थों में लवण और जो जल बने हैं, दोनों की प्रकृति उदासीन होती है, ना तो अम्लीय होती है ना क्षारीय होती है। यही रीजन होता है कि ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। अब आप इसके जस्ट नीचे लिखेंगे, जैसे आपने समीकरण लिखा है, समीकरण के जस्ट नीचे ऐसे स्टार लगाएंगे और स्टार लगाकर लिखना है। क्या लिखोगे आप? अम्ल और क्षार की रिएक्शन हुई, दोनों ने क्या किया? परस्पर एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट किया। प्रभाव का मतलब अम्ल ने क्षार के प्रभाव को नष्ट किया, क्षार ने अम्ल के प्रभाव को नष्ट किया। दोनों ने एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर दिया और नष्ट करके क्या बना लिया? उदासीन प्रकृति के लवण और जल का निर्माण कर लिया। ठीक है, लिखें आप नीचे। इस अभिक्रिया में अम्ल व क्षार अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, इस अभिक्रिया में अम्ल व क्षार अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अम्ल व क्षारों के प्रभाव को नष्ट करते हैं। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अम्ल व क्षार के प्रभाव को नष्ट करते हैं। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अम्ल व क्षार के प्रभाव को नष्ट करते हैं। अम्ल व क्षार के प्रभाव को नष्ट करते हैं। इसलिए अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है।
इसीलिए अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसलिए अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसलिए अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसलिए अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। सभी ने लिख लिया होगा, समझ में आ गया होगा आपको सभी को उदासीनीकरण में क्या होता है। उदासीन शब्द से तात्पर्य है यहां अम्ल और क्षार दोनों के गुण जब खत्म हो जाते हैं तो ऐसा पदार्थ उदासीन पदार्थ कहलाता है। उसकी प्रकृति ना तो अम्लीय होती है ना क्षारीय होती है, वह कंडीशन उसकी उदासीन कंडीशन कहलाती है, उदासीन प्रकृति कहलाती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट, सबने यहां तक उतार लिया। देखिए सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। अब हम जो अगला, अब उदासीनीकरण अभिक्रिया के अनुप्रयोग पढ़ने हैं हमें। अभी आपने पढ़ा उदासीनीकरण अभिक्रिया, अब उदासीनीकरण अभिक्रिया का कहां हमें उपयोग होगा तो उसके अनुप्रयोग के रूप में हमें लिखना है। यहां आप हेडिंग डालेंगे, शायद 5वां है, 6वां नंबर है, 6वें नंबर पर है शायद ये, उसमें आएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया के अनुप्रयोग उदासीनीकरण अभिक्रिया के अनुप्रयोग उदासीनीकरण अभिक्रिया के अनुप्रयोग। देखिए बच्चों, ध्यान दें आप बोर्ड पर। उदासीनीकरण अभिक्रिया के अनुप्रयोग के रूप में आप क्या पढ़ोगे, कैसे? देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई अज्ञात पदार्थ होता है, कभी कभी कोई अज्ञात पदार्थ होता है जो अम्ल के साथ या क्षार के साथ अभिक्रिया कर लेता है, अम्ल अथवा क्षार के साथ अभिक्रिया कर लेता है और उदासीनीकरण अभिक्रिया के गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरह अभिक्रिया संपन्न करता है। तो वो पॉइंट आपके किस में आ जाएगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया के अनुप्रयोग में। ये दो तरह की अभिक्रियाएं होती हैं, इसके अंतर्गत दो प्रकार से पढ़ोगे आप। एक तो है धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया। देखें आप पहले समझ लें, कुछ नहीं लिखना तो आप लोगों को, आप अपनी नोटबुक बंद करके रखें और आप पहले बोर्ड पर पहले इसे क्लियरली कर लें, पहले इस टॉपिक को समझ लें, क्योंकि केमिस्ट्री पोर्शन में आपको ये थोड़े से रासायनिक समीकरण वाले जो टॉपिक होते हैं, इनमें रासायनिक समीकरण बनाने में प्रॉब्लम निश्चित होती होगी, क्योंकि आपका 9th कोरोना काल के कारण पूरा ही साल आपका खराब हो गया था। उस वजह से आपका यहाँ आपको प्रॉब्लम तो निश्चित है हो रही होगी, लेकिन हम पूरा आपके साथ हैं, प्रयास करेंगे आपके साथ। तो आप बिल्कुल नर्वस ना हो और घबराए नहीं, ध्यान दें बोर्ड पर। मैं अभी आपसे बात कर रहा था उदासीनीकरण अभिक्रिया से रिलेटेड ही है ये पॉइंट। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या था कि अम्ल और क्षार दोनों एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कर रहे थे। दोनों जब एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल तो क्षार के गुणों को नष्ट करने का प्रयास करता है, क्षार अम्लों के गुणों को नष्ट करने का प्रयास करता है। दोनों एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं और एक दूसरे के गुणों को नष्ट करके उदासीन प्रकृति का लवण और जल बना लेते हैं। इसलिए अभिक्रिया का नाम पड़ा उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान दें। अब हम बात कर रहे हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया के दैनिक अनुप्रयोग।
दैनिक शब्द और इसमें लिख लेना, दैनिक अनुप्रयोग, दैनिक अनुप्रयोग क्रिया के दैनिक अनुप्रयोग। ठीक है, ध्यान दें आप। होता क्या है, कभी कभी कोई अज्ञात पदार्थ होता है और वह अज्ञात पदार्थ अम्ल के साथ अथवा क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। या तो अम्ल के साथ करेगा या किसके साथ करेगा, क्षार के साथ अभिक्रिया कर लेता है। और अभिक्रिया करके जैसे हमने उदासीनी अभिक्रिया को किया था, उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी थी, ठीक वैसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरह उस अभिक्रिया को संपन्न करता है। जैसे पहला पॉइंट मैंने लिया, मैंने धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया, कोई भी धातु ऑक्साइड ले लेते हैं हम, जैसे CaO ये ले लिया हमने, CaO ले लिया, किसके साथ अभिक्रिया करेगा वो, अम्ल के साथ। HCl मैंने अम्ल ले लिया, समझते हुए चलना, डिस्टर्ब नहीं होना है आपको यहां। धातु ऑक्साइड, जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो ये कह सकते हैं हम कि धातु के साथ, ऑक्सीजन के साथ उसका दहन होता है, तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड ही बनेगा। तो जैसे CaO ये धातु ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया HCl अम्ल के साथ करवा दी, तो यहां क्या बनेगा, CaCl2, क्या बनेगा, CaCl2, साथ में जल H2O। समीकरण अगर संतुलित करना है तो यहां 2 लगा दें आप। देखिए आप, यहां क्या बन गया, लवण, यहां क्या बना, जल, ये आपका कौन है, अम्ल। लेकिन यहां क्षार ना होकर कौन आया है, ये होना तो चाहिए था क्षार, लेकिन क्षार नहीं है, कौन है यहां, धातु ऑक्साइड। क्या है, धातु ऑक्साइड है बेटा, धातु ऑक्साइड है। मैं यही कह रहा था आपसे, जब कोई अज्ञात पदार्थ, यहां धातु ऑक्साइड अज्ञात पदार्थ है, जब कोई अज्ञात पदार्थ अम्ल के साथ या क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो वह उदासीनीकरण अभिक्रिया की भांति रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, यानी कि लवण और जल बनाता है। जबकि लवण और जल कहां बनते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया में। कब, जब वो अम्ल और क्षार के साथ रिएक्शन करते हैं, अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया व्यक्त करते हैं। इट मींस ये हुआ कि वह अज्ञात पदार्थ निश्चित तौर पर या तो अम्ल होगा या क्षार होगा। तो यहां चूंकि अम्ल की रिएक्शन अज्ञात पदार्थ के साथ हो रही है, यानी कि धातु ऑक्साइड के साथ हो रही है, और क्या बना रहा है, लवण और जल बना रहा है। इसका मतलब यह हुआ जो अज्ञात पदार्थ धातु ऑक्साइड है उसकी प्रकृति क्षारीय होगी, क्योंकि अम्ल और क्षार ही एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं और उदासीनीकरण अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। यदि वहां अभिक्रिया में आपको अम्ल और क्षारों में से यदि कोई एक पदार्थ अम्ल और क्षार दे रखा है और दूसरे पदार्थ में धातु ऑक्साइड या अन्य कोई पदार्थ दिया हुआ है, तो दूसरा वाला जो पदार्थ होगा उसकी जो प्रकृति होगी वो निश्चित अम्लीय होगी या क्षारीय होगी। यदि अम्ल दे रखा है तो क्षारीय होगी और क्षार दे रखा है तो अम्लीय होगी, ये निश्चित है। तभी जाकर वो लवण और जल का निर्माण करता है, तभी जाकर लवण और जल का निर्माण होगा। कुछ आ रहा है समझ में, जो मैं कह रहा हूं आपको समझ में आ रहा है क्या? पुनः ध्यान दें आप, पुनः ध्यान दें अभिक्रिया पर। ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं बेटा, और रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं इनको समझने के लिए आपको प्रॉपर दिमाग बोर्ड पर रखना पड़ेगा, ध्यान बोर्ड पर रखना पड़ेगा। देखें आप, मैंने कहा धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया, जैसे हमने, जरूरी नहीं है हम Na2O ले सकते हैं धातु ऑक्साइड के रूप में, कोई भी ले लो आप, कोई जरूरी नहीं है कि हम जो बता रहे हैं अम्ल के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल ले सकते हो आप। लवण क्या बनेगा, लवण क्या बनेगा,
Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन गया, साथ में जल का निर्माण हो जाएगा, H2O बन जाएगा। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में सभी को? अब आप ध्यान दें बोर्ड पर, इससे पहले आपने उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ा था, थोड़ा सा मैं आपको वहां ले जा रहा हूं पीछे उदासीनीकरण अभिक्रिया पर। ध्यान दें आप, उदासीनीकरण अभिक्रिया, अभी 5 मिनट पहले इस अभिक्रिया को मैंने आपको डिफाइन किया था, समझाया था। ध्यान दें आप बोर्ड पर, उदासीनीकरण जो अभिक्रिया थी, उस अभिक्रिया के अंतर्गत मैंने बताया था आपको कि जब कोई अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो ये लवण बनाएगा और साथ में जल का निर्माण कर लेता है, लवण और जल बना लेता है। ठीक है बेटा, उदाहरण दिया था मैंने, जैसे HCl है, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया करके लवण NaCl बनाएगा, साथ में जल H2O का निर्माण कर लेता है। जल ठीक है बच्चों, ध्यान दो आप, मैं अभी आपको बता रहा था कि ये अम्ल हुआ, ये क्षार हुआ, और ये क्या बनाया उसने, लवण और जल। मैंने कहा दोनों एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देंगे, क्षार अम्लों के, अम्ल क्षारों के। अम्ल तो क्षार के गुणों को नष्ट करेगा और क्षार अम्लों के गुणों को नष्ट करेगा। दोनों एक दूसरे के गुणों को सामर्थ्य अनुसार, जितनी उसकी सामर्थ्य, हो सकता है कि एक प्रबल हो एक दुर्बल हो, तो जो प्रबल होगा उसकी सामर्थ्य ज्यादा होगी और जो दुर्बल होगा उसकी सामर्थ्य कम होगी। ये बात डिपेंड करती है कि अम्ल और एवं क्षार की जो प्रकृति है वो कैसी है। यदि अम्ल प्रबल है, यदि दोनों प्रबल है, तो दोनों की सामर्थ्य बराबर होगी। उनमें से एक प्रबल हुआ एक दुर्बल हुआ, तो जो प्रबल होता है उसकी सामर्थ्य ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है आपको? तो यहां मैंने दोनों ही प्रबल लिए हैं, प्रबल ही तो अम्ल लिया और प्रबल ही क्षार लिया है। दोनों के बीच अभिक्रिया होगी तो दोनों बराबर सामर्थ्य लगाते हैं, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार क्या बना लेंगे, लवण और जल का निर्माण कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देंगे और लवण और जल बना लेंगे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण और जल का निर्माण होता है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे। जब जब लवण और जल का निर्माण होगा तो क्रियाकारक पदार्थों में निश्चित तौर पर एक अम्ल होगा और एक क्षार होगा, यानी कि एक अम्ल की भांति व्यवहार करेगा और दूसरा क्षार की भांति व्यवहार करेगा। ये फाइनली है, क्लियर है। ये उसी चीज को मैं आपके साथ पुनः जोड़ रहा हूं। देखें आप, मैं वहीं आ गया आपके साथ दोबारा से, दोबारा आपको वहीं ले आया हूं। देखो आप, मैंने धातु ऑक्साइड के अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा दी। ये सोडियम ऑक्साइड Na2O अम्ल हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। अम्ल कौन सा लिया हमने, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। क्या बना, लवण के रूप में सोडियम सल्फेट और जल है। यहां क्या बन रहा है, लवण और जल। लवण और जल बनाने की सामर्थ्य अम्ल क्षार के अंतर्गत, अम्ल तो है, ऐसे क्या अम्ल तो है हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन यहां क्या है, धातु ऑक्साइड। इट मींस धातु ऑक्साइड की प्रकृति यहां क्या होगी, किसकी भांति कार्य करेगा। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया की, उदासीनीकरण अभिक्रिया में देखो आप क्या आ रहा है, वहां अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तब बनता है लवण और जल। तो यहां अम्ल के स्थान पर तो अम्ल है, लेकिन क्षार के स्थान पर कौन आ गया, धातु ऑक्साइड। इट मींस धातु ऑक्साइड क्या होगा, एक क्षारीय प्रकृति का पदार्थ होगा। क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का पदार्थ होगा। क्लियर? अगर किसी को डाउट है तो कमेंट्स में लिखकर भेज सकता है, और इसे अब आप नोट करें। यहां तक आपको लिखना है ये, तो पहले आप हेडिंग डालें, उदासीनीकरण अभिक्रिया के दैनिक अनुप्रयोग। उदासीनीकरण अभिक्रिया के दैनिक अनुप्रयोग, हेडिंग डालें आप। हाँ भाई, उदासीनीकरण अभिक्रिया के दैनिक अनुप्रयोग, हेडिंग डाल लीजिएगा आप। और लिखें आप इसमें,
दैनिक उदासीनीकरण अपक्रिया के दैनिक अनुप्रयोग में हेडिंग डाली होगी आपने और लिखें यदि कोई अज्ञात पदार्थ अम्ल या क्षार से क्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया की भांति लवण और जल बनाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया की भांति लवण व जल बनाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया की भांति लवण व जल बनाता है। लवण व जल बनाता है तो उसकी अम्लता या क्षारीयता का निर्धारण होता है। उसकी अम्लता या क्षारीयता का निर्धारण होगा किसकी का? अज्ञात पदार्थ की का। या तो वो अम्लीय होगा या वो क्षारीय होगा। तो उसकी अम्लता या क्षारीयता का निर्धारण होता है। उसकी अम्लता या क्षारीयता का निर्धारण होता है। जैसे नंबर 1, अब ये दो प्रकार से हैं। एक तो है धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अपक्रिया, एक अधातु ऑक्साइड की क्षार के साथ अपक्रिया। अभी मैंने आपको धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अपक्रिया के बारे में बताया था कि धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अपक्रिया, तो आप हेडिंग डालें नंबर 1 डाल के धातु ऑक्साइड की, ये आप एक पॉइंट डाल के लिखना है। एक पॉइंट जैसे लिखकर ऐसे कर सकते हो आप, इसे अलग से लिख लें। जैसे यूं कर लो और नंबर 1 डाल लो। यहां लिखो आप धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया। अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया। मैंने आपको उदाहरण दिया था इसका। देखो आप, उदाहरण दिया था मैंने, धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, वही उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरह बनेगा, लवण बनेगा, साथ में जल बनेगा। सॉरी ये पूरा नहीं लिखा मैंने, यहां लिख देता हूं ऑक्साइड धातु ऑक्साइड है ये, प्लस जल है, सॉरी प्लस अम्ल के रूप में ये यहां लिखा जाएगा। धातु ऑक्साइड में मैंने लिया था कैल्शियम ऑक्साइड, अम्ल में HCl लिया था, अभिक्रिया होगी, लवण में CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, साथ में जल H2O बन जाता है। ये बना था। अब आपका ध्यान बोर्ड पे आना चाहिए। देखो बच्चों, उदासीनीकरण अपक्रिया में आपने पढ़ा जब अम्ल और क्षार की अपक्रिया होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है, इसका मतलब उदासीनीकरण अपक्रिया होती है। अब हम पढ़ रहे हैं अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो अनुप्रयोग हम हैं वहां एक अज्ञात पदार्थ होगा, अम्ल एवं क्षार के स्थान पर एक में कोई एक, या तो अम्ल के स्थान पर होगा या क्षार के स्थान पर होगा। उस अज्ञात पदार्थ की अम्लता और क्षारीयता का निर्धारण करना है हमें कि वह अम्लीय प्रकृति का होगा या क्षारीय प्रकृति का होगा। तो देखो यहां जो धातु ऑक्साइड आया है, यहां जो धातु ऑक्साइड आया है इसकी प्रकृति पता लगानी है हमें। तो देखो बेटा, यहां बन गया लवण,
क्या बना, लवण, और ये क्या बन गया, जल बन गया। ठीक है, तो हमको पहले इसमें लिखना है थोड़ा, धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है, जो उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरह ही होता है। किसकी तरह होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरह ही होता है। इस अभिक्रिया में कौन, धातु ऑक्साइड किसकी प्रकृति में होगा, क्षारीय प्रकृति में होता है, जब भी तो उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरह या भांति काम करेगा। ठीक है, तो उसमें थोड़ा लिखें, आप लिखिएगा, जब कोई धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया की भांति, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया की भांति लवण व जल का निर्माण करता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया की भांति लवण व जल का निर्माण करता है, लवण व जल का निर्माण करता है। लवण व जल का निर्माण करता है। आप इसे उतारें, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। ये जो मैंने लिख रखा है बोर्ड पर, ये आप उतार लें, धातु ऑक्साइड, अम्ल, लवण, जल शब्दों में, उसके बाद ये आपके रासायनिक सूत्र के रूप में है, आप इन्हें उतारें। उतार लीजिएगा, थोड़ा सा जल्दी किया करो उतारने में। हाँ भाई, अब इसके जस्ट नीचे आपको लिखना है, सभी का ध्यान होना चाहिए। अब ये उतार लिया होगा आपने सबने। अब देखो, आप सबका ध्यान बोर्ड पे आना चाहिए। ये धातु ऑक्साइड हो गया, ये अम्ल हो गया, ये लवण हो गया और ये जल हो गया। उदासीनीकरण अभिक्रिया को याद करना, तो देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल की क्षार से क्रिया हो रही थी, लवण और जल बन रहे थे। तो यहां लवण और जल तो बन रहे हैं, अम्ल की जगह अम्ल है, क्षार के स्थान पर कौन आ गया, धातु ऑक्साइड। क्या है, अज्ञात पदार्थ, मैंने यही लिखवाया है। इसका निर्धारण करना है प्रकृति का, किसकी प्रकृति का, अम्ल है कि क्षार है। अम्ल की जगह तो अम्ल है, क्षार के स्थान पर आ गया धातु ऑक्साइड। इसका मतलब इस अभिक्रिया में धातु ऑक्साइड कौन सी प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होगा। नीचे लिखें आप, यहां स्टार लगाकर, इस अभिक्रिया में धातु ऑक्साइड, इस अभिक्रिया में धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है। इस अभिक्रिया में धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है। इस अभिक्रिया में धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होता है। इस अभिक्रिया में धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है। उतार लिया सभी ने। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास का समापन इसी टॉपिक पर ही होगा। अब अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।